So hello everyone, welcome to this video, welcome to LLB वाला and welcome to another part, second part of arrest of person जो कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 के बारे में जो कि रन करता है सेक्शन 35 से सेक्शन 62 तक, क्योंकि काफी सारे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, लेंथी सेक्शंस है, इसलिए वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट जो था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है सेक्शन 35 से लेके 48 तक कि पुलिस वाला अगर अरेस्ट करने आया है विदाउट वारंट तो कैसे अरेस्ट करेगा, अरेस्ट हाउ मेड, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, क्या मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं, किसी जगह में जाके वो आदमी जाके छुप जाता है तो कैसे सर्च होगी, एटसेट्रा। ये सारे प्रोविजन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 49 से सेक्शन 62 के बीच में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस वाला क्या किसी व्यक्ति की सर्च कर सकता है, मतलब जो सामने वाला अक्यूज पर्सन है उसको अगर सर्च करना है क्या प्रोसीजर है, उससे अगर कोई वेपन सीज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आईपैड की स्क्रीन पे बढ़ते हैं। तो गाइस आ गए हैं हम लोग पैड की स्क्रीन पे। आपको सेक्शन 49 दिख रहा होगा जो कि बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो उसकी पुलिस वाले कैसे उसका सर्च कर सकते हैं। तो इसका जवाब हम लोगों को मिल जाता है, प्रोसीजर मिल जाता है सब सेक्शन 1 में, जहां की लिखा है व्हेनेवर। यहाँ पे दो कंडीशन उसके बाद दी गई है। पहली कंडीशन क्या है, a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail। मतलब पुलिस वाला आया है, वारंट लेके आया है, व्यक्ति को अरेस्ट किया है और वारंट कुछ इस तरह से सीरियस है कि जो अक्यूज पर्सन है जो कि अरेस्ट हुआ है उसके पास बेल की फैसिलिटी नहीं है, मतलब उसको बेल नहीं मिलेगा, बेल की बात नहीं की गई है। और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल। या फिर बेल का चलो उसमें दिया गया है लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस हालात में नहीं है कि वो अपनी बेल को फर्निश कर पाए। तो पहली कंडीशन ये दे रहा है। अब दूसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट। अब यहाँ पे पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेता है और बाय अ प्राइवेट पर्सन। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो प्राइवेट पर्सन होते हैं उनके पास भी अरेस्ट करने की पावर होती है, तो उनकी भी यहाँ बात की गई है। बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, लेकिन उसके पास वारंट है and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail। सेम वही केस, फिर से जो सामने वाला है उसको बेल का वो नहीं दिया गया है, या फिर अगर है बेल का तो वो फर्निश नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड। क्योंकि आप जानते हो कि प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता है तो 6 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर को सौंपना होता है उस बंदे को जिसको उसने अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे वो पुलिस वाला मे सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरेल। मतलब सब कुछ नहीं उतरवाना है, जो बेसिक अंडर गारमेंट सब होता है वो सब तो वो पहनेगा ही। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन। सर्च करने के बाद जो भी आर्टिकल लिया है, जितना भी सब कुछ सीज किया है, उसकी एक लिस्ट बनाना है उन आर्टिकल्स का, और जो उसकी रिसिप्ट है वो उस अरेस्टेड पर्सन को दे देना है। पहला पार्ट ये कह रहा है सिंपल सा, सबसेक्शन 1 ये प्रोसीजर है। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अगर सामने वाली जो अरेस्टेड पर्सन है वो अगर फीमेल है तो इस केस में फीमेल ऑफिसर ही उसको सर्च कर सकती है। और यहाँ पे एक और चीज दी गई है, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, डिसेंसी मेंटेन करके रखना है। अब गाइस यहाँ पे आप ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए कि अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर टच करने की बात करी जा रही है किसी भी प्रोविजन में तो उसके लिए एक फीमेल वाला प्रोविजन अलग से जरूर बनाया जाएगा। जैसे आपने पार्ट 1 में देखा होगा अरेस्टिंग पावर जो हम लोग देख रहे थे, तो अगर अरेस्ट करने के लिए सामने वाले को कन्फाइन करना पड़ रहा है, उसको टच करना पड़ रहा है, तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि महिला के लिए अलग से प्रोविजन बनाया हुआ था कि महिला को अरेस्ट कौन करेगा, उसको कन्फाइन कौन करेगा, महिला पुलिस ऑफिसर करेगी। सेम इसी तरह से यहाँ पे महिला को अगर सर्च करना है तो कौन करेगा, महिला सर्च करेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर महिला का करना है तो उसमें टच वच करना पड़ता है, तो उसके लिए वाला प्रोविजन बनाया गया जिसको हम लोग आगे चेक करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। तो वहां पे भी फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकती है। तो ये चीज, तो ये था हमारा सेक्शन 49। चिंटू सा था, बहुत इजी था, कोई भी बहुत हाई फाई चीज नहीं थी इसमें। अब सेक्शन 50 की तरफ बढ़ते हैं जो कि सीज के बारे में बात करता है। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। सामने वाले व्यक्ति के पास कोई ऑफेंसिव वेपन निकल के आ रहा है तो उसको सीज करने की पावर यहाँ पे दी गई है। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता में immediately after the arrest is made take from the person arrested any offensive weapon which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer
और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दिस संहिता टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड। ठीक है, जिसको अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के तुरंत बाद उसको मिल रहे हैं क्या, ऑफेंसिव वेपन उस व्यक्ति से, तो क्या करेंगे, उसको सीज करेंगे एंड देन शैल डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन, जो भी उससे मिला है किसको देंगे, कोर्ट को देंगे या फिर ऑफिसर जिसके सामने उसको पेश करना था। और यही सब कुछ दिया गया है सेक्शन 50 में। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सेक्शन 51 अब एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस वाले के रिक्वेस्ट पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर उस अरेस्टेड पर्सन को वहां पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत कॉमन सवाल निकल के आता है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है तो क्या सिर्फ इस केस में ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि उसके ऊपर अगर कोई फिजिकल इंजरी है तभी उसका एग्जामिनेशन कराना है, या फिर मान लो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, कोई चोट वोट कुछ नहीं लगा है, तब भी उसको अरेस्ट करने के बाद क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस वाला तब भी करवा सकता है उस व्यक्ति का। जरूरी नहीं है कि उसके साथ मतलब उसके ऊपर इंजरी हो, हाथ पैर टूटा हो या खरोच हो तभी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पुलिस वाला नॉर्मल भी चाहे तो करवा सकता है। तो चलिए इस पे बढ़ते हैं। सेक्शन 51 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। सब सेक्शन 1 बात करता है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच अ नेचर एंड एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of the person will afford evidence as to the commission of an offence, then it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। इतना बड़ा सा लिखा है, अब इसको चलिए शॉर्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस वाले को ये चीज पता चली, पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट किया। अब यहाँ पे पुलिस वाले को ये लगता है कि जिसको हमने अरेस्ट किया है अगर हम इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराए तो ये एक सबूत बन के निकल के आएगा जो कि बाद में इसके जो ये कारनामे इसने किए हैं उसको सिद्ध करने में बाद में मदद करेगा। तो यहाँ पे एक रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए पुलिस वाले के पास कि हाँ इस व्यक्ति का वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए और एविडेंस की जो रिपोर्ट मतलब जो एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आएगी बाद में जाके एविडेंस बनेगा जिससे वो जो उसने गलत काम किया है वो चीज बाद में सिद्ध हो सकती है। तो अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं देन इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच पुलिस ऑफिसर के कहने पे या फिर किसी अन्य व्यक्ति जो कि उस पुलिस वाले की मदद कर रहा है या फिर उसके डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उनके कहने पे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो कि नोटिस करने वाला है, रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू एसरटेन द फैक्ट्स व्हिच मे अफोर्ड सच एविडेंस। उतना ही एग्जामिनेशन करोगे जितना जरूरी है, ये नहीं पूरा शरीर खोल डाले तो वो चीज नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही एग्जामिनेशन होगा जो कि एविडेंस बन पाए। और ये चीज करने के लिए मान लो सामने वाला रेसिस्ट कर रहा है तो उतनी ही फोर्स यूज करो प्रोपोर्शनैलिटी में जितनी जरूरी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज है। सेकंड क्लॉज पे आते हैं, सबसेक्शन 2, यहीं पे फिर से वही फीमेल वाली बात है जो मैंने आपको बताया था। तो फीमेल अरेस्टेड पर्सन है तो वहां पे फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां पे उनका एग्जामिनेशन करेंगी। फिर इसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन होने के बाद विदाउट एनी डिले एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहां पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन 51। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं जो कि लागू होगा इस सेक्शन पे, सेक्शन 51 पे, सेक्शन 52 और 53 पे। क्या लागू होगा? एग्जामिनेशन की डेफिनेशन दी गई है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी गई है। एग्जामिनेशन की डेफिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सेमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्प्यूटम, sweat, hair samples, fingernail clippings by the use of modern scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। तो ये चीजें मेडिकल एग्जामिनेशन में आएंगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? तो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर में भी उसका नाम है, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में भी उसका नाम है, मतलब रजिस्ट्रेशन भी उसका हो चुका है। तो ऐसे लोगों को हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 51, 52 एंड 53। अब चलिए सेक्शन 52 के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ ज्यादा अलग नहीं किया है। स्पेशल सेक्शन है फॉर दोज अरेस्टेड पीपल जो कि रेप के इल्जाम में अरेस्ट हुए हैं या फिर उसको अटेम्प्ट करने के इल्जाम में अरेस्ट हुए हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है
वो इसमें दिया गया है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस as to the commission of such offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority, and in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offence has been committed, by any other registered medical practitioner acting at the request of any police officer, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। देखिए लंबा चौड़ा फिर से ये सेक्शन कर दिया है, लेकिन वही इसका रोड मैप है जो हम लोगों ने सेक्शन 51 में पढ़ा था। इनफैक्ट जो इसका मैंने ब्लू में जो ब्रैकेट लगाया हुआ है, जो लैंग्वेज है सेक्शन 51 की है। तो क्या स्पेशल इसमें किया गया है, तो यहाँ पे एक बंदा है जो कि अरेस्ट हुआ है किस एलिगेशन में कि उसने रेप कमिट किया है या उसने अटेम्प्ट टू रेप किया है, तो उसको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा कि अगर पुलिस वाले को लगता है, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि ये जो व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है इसका हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दिया, तो ये एक एविडेंस बनेगा उसके दुष्कर्म को सिद्ध करने के लिए। तो उसका एग्जामिनेशन कहाँ पे किया जाएगा, ऐसे हॉस्पिटल में जिसको सरकार चला रही है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी चल रही है, वहां पे कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उससे करवाना है। सिर्फ इतना डिफरेंस है सेक्शन 51 52 में। फिर इसके बाद क्या दिया गया है कि जहां पे ऑफेंस हुआ है उसके 16 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है और वहां पे ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है उस हॉस्पिटल का, तब सेक्शन 51 यहाँ से फॉलो हो गया, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो फिर किसी से भी करवा, बाकी कहानी आप रीड करके देख सकते हो, वही लिखा हुआ है जो सेक्शन 51 हम लोगों ने पढ़ा। ये है यहाँ पे प्रोसेस। अब सेक्शन 2 के ऊपर बात कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट बनाएंगे उसके एग्जामिनेशन का विदाउट डिले, जिसमें क्या क्या होगा, जो अक्यूज पर्सन उसका नाम होगा, उसका पता होगा, उस व्यक्ति का भी नाम होगा जो कि उसको वहां पे लेके आया है एग्जामिनेशन करवाने, जो अक्यूज पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी एज लिखी होगी, उसके ऊपर क्या मार्क्स ऑफ इंजरी है वो लिखना होगा। अगर उसका डीएनए प्रोफाइलिंग किया है तो उस प्रोफाइलिंग के लिए क्या मटेरियल उससे लिया गया है उस अक्यूज पर्सन से, वो भी लिखना होगा यहाँ पे। और अगर कोई अदर मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं तो वो भी वहां पे रीजनेबल डिटेल में लिखना होगा। और उस रिपोर्ट में जितने भी कंक्लूजन्स होंगे तो उसके लिए पूरा प्रॉपर प्रिसाइज रीजंस देने होंगे। एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उसका एग्जैक्ट टाइम भी लिखना होगा रिपोर्ट में। और फिर इसके बाद सबसेक्शन 5 जो कि लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 52 का, वो क्या कहता है कि विदाउट एनी डिले ये जो रिपोर्ट पूरी बनाई है यहाँ पे उसको फॉरवर्ड करेंगे, किसको करेंगे, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि फर्दर फॉरवर्ड करेंगे टू द मजिस्ट्रेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 193 एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। तो सेक्शन 193 का सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए क्या कहता है, डॉक्यूमेंट ऑन विच प्रोसिक्यूशन रिलाइज अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है। अब सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 से। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा, मेडिकल ऑफिसर करेगा जो कि सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। एंड इन द केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर अगर नहीं अवेलेबल है तो बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। अरेस्ट होने के बाद वो करेंगे। प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा एग्जामिनेशन की जरूरत है उस आदमी के ऊपर करने की, तो यहाँ पे वो भी कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर वही चीज फीमेल है अगर, तो वहाँ पे फीमेल मेडिकल ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन करेंगी, और अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो यहाँ पे फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका एग्जामिनेशन करेंगी। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर प्रैक्टिशनर है वो एक रिपोर्ट बनाएंगे उस एग्जामिनेशन का। उसमें क्या लिखा होगा, इंजरीज लिखी होंगी, मार्क्स ऑफ वायलेंस लिखे होंगे, जो भी अरेस्टेड पर्सन है और कितने टाइम पहले उसको वो इंजरी लगी है या फिर मार्क आया है वो भी वहां पे लिखेंगे। थर्ड सबसेक्शन, तो ये सबसेक्शन ये कह रहा है कि जो भी रिपोर्ट बनाया है उसकी एक कॉपी जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस अरेस्टेड पर्सन को देंगे एग्जामिनेशन होने के बाद। तो ये चीज है। अब चलिए सेक्शन 54 के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। कोई अक्यूज पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया, वो अरेस्ट हुआ है और ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस बन रहा है कि कोई व्यक्ति है उनको मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बुलाया गया है, तब उस अक्यूज पर्सन को बुलाया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए। यही चीज इसमें लिखा गया है। वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग
an offense and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense. अरेस्ट हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाना है ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके. Then the court having jurisdiction may on the request of the officer in charge of a police station direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. तो वहाँ पे कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकती है ऑफिसर इंचार्ज से कि भैया जो अरेस्टेड पर्सन है उसको आगे लाया जाए ताकि ये जो व्यक्ति हैं जो इनको जो पहचानने आए हैं वो पहचान सके ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके. प्रोवाइजो दिया गया है कि भैया जो पर्सन आया है जो कि आइडेंटिफाई करेगा उस अक्यूज पर्सन को, उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है या फिर अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तब भैया जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो पूरी व्यवस्था उस व्यक्ति को करके देंगे ताकि वो जो व्यक्ति है बड़े ही आराम से स्मूथली उस सामने वाले को वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके. और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड भी किया जाएगा. तो ये चीज है. सेक्शन 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट. तो यहाँ पे जो मेन पुलिस ऑफिसर है कि अपने सबऑर्डिनेट को अरेस्ट करने की पावर दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं. तो जवाब है हाँ. कैसे? सेक्शन 55 बता रहा है. सबसेक्शन 1 व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज of a police station or any police officer making an investigation under chapter 13 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant otherwise than in his presence any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and the officer so required shall before making the arrest notify to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by such person shall show him the order. तो भैया चैप्टर 13 में यहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी है तो जो पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को ये पावर दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति है कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसमें विदाउट वारंट पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है तो वहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट को वो भेज सकते हैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट कि वो एक ऑर्डर देंगे उस सबऑर्डिनेट को, वो भी इन राइटिंग होगा जो कि उस सबऑर्डिनेट को पावर देता है कि उस व्यक्ति को जाके वहां पे अरेस्ट कर सके. और इस ऑर्डर में क्या लिखा होगा? उस व्यक्ति का नाम होगा जिसको अरेस्ट करने जाना है, कौन सा ऑफेंस उसके ऊपर एलिगेशन लगा वो लिखा होगा, क्या रीजन है, क्या कॉजेज है, सब कुछ उसमें लिखा होगा. फिर जब अरेस्ट करने जाएंगे तो जब वो जो व्यक्ति मतलब जो पुलिस वाला है सबऑर्डिनेट पुलिस वाला उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा तो जो अरेस्ट कर रहा है जिसको उसको नोटिफाई करना पड़ेगा कि भैया हमारे पास एक ऑर्डर है जिसके चलते हम आपको अरेस्ट कर पा रहे हैं. अगर जरूरत पड़े वो सामने लगा मांगता है डिमांड करता है कि हमको दिखाओ ऑर्डर तो उसको ऑर्डर भी दिखाना होगा. ये चीज सेक्शन 55 कह रहा है. सेक्शन 56 वेरी इजी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड. तो एक व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया है तो उसकी हेल्थ को उसकी सेफ्टी की पूरा ध्यान वहां पे रखना होगा. पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर प्राइवेट पर्सन दोनों यहाँ पे कवर्ड है. सेक्शन 57 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, विदाउट वारंट अरेस्ट किया है विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल टेक और सेंड द पर्सन arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. जिसको अरेस्ट किया मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना होगा जिनके पास उस एरिया का जुरिस्डिक्शन है या फिर ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का है उसके सामने वहां पे पेश करना होगा. तो गाइस सेक्शन 58 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स. यहाँ पे बेरेक्ट में ऑनलाइन मैंने PRS से डाउनलोड किया, पता नहीं कैसे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो सही चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी. अब नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not in the absence of a special order of a magistrate under section 187 exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court whether having jurisdiction or not. यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकता है सब्जेक्ट टू द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 187. और ये जो 24 आवर का ड्यूरेशन है उसमें जर्नी टाइम जो कि उस मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में लग रहा है गाड़ी घोड़ा से जिससे भी जा रहे हैं तो उसको वहां पे एक्सक्लूड करके रखा गया है. तो ये चीज है सेक्शन 58. काफी सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फंडामेंटल राइट या फिर ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी अगर आप पर्सपेक्टिव में देखो तब भी सेक्शन 58 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेक्शन 59 ऑफिसर्स पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन. ऑफिसर्स in charge of police station shall report to the district magistrate or if he so directs to the SDM the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations whether such persons have been admitted to bail or otherwise. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें.
Section 60, discharge of person apprehended. No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his bond or bail bond or under the special magistrate ऑर्डर। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट कि वो अगर बॉन्ड दे दे तब डिस्चार्ज कर दो, या फिर बेल बॉन्ड दे दे तब डिस्चार्ज कर दो, या फिर मजिस्ट्रेट साहब का अगर स्पेशल ऑर्डर आया है तब वहां पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स और इज रेस्क्यूड, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वाज रेस्क्यूड मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किए थे, वो हमसे भाग गया है, तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं पूरे इंडिया के किसी भी कोने से। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू अरेस्ट under subsection 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest। तो सर्च ऑफ प्लेस जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया, तो जो भी प्रोसीजर वहाँ पे था वो सब कुछ यहाँ पे लागू होगा। कहाँ पे लागू होगा? जो सब सेक्शन 1 में जो अरेस्ट की पावर कर रहे हैं, री अरेस्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उस पे लागू। सेक्शन 62 लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर जो की बात करता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता। ये तो बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। इसका कहना यह है कि बीएनएसएस में जो भी प्रोविजन, जो भी प्रोसेस दिए गए अरेस्ट के रिगार्डिंग, वही सब यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ अगर करने की कोशिश करते हैं, कुछ अतरंगा करने की कोशिश करते हैं, तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो ये था गाइस चैप्टर 5 पार्ट 2 सेक्शन 35 से सेक्शन 62 तक हम लोगों ने पूरा सब कवर कर लिया है। और लास्ट में गाइस मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आप तो ये तो जानते हो यहाँ पे सीरियस बातें करते हैं, पढ़ाई लिखाई की ज्यादा बातें होती हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा मीम्स देखना है लॉ से रिलेटेड, थोड़ा हंसी मजाक करना है, तफरी करना है, तो उसके लिए एलबी वाला चैनल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फॉलोअर के ऊपर मत जाइएगा, स्कोप इसका भी बहुत बड़ा है। आपको कोई भी कंटेंट यहाँ पे बेकार नहीं लगेगा, आप देखोगे आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे जो भी मैंने यहाँ पे रील मीम जो भी डाला हुआ है। तो आपको अगर थोड़ा मनोरंजन चाहिए तो आप इसको मतलब डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है पढ़ाई लिखाई की सीरियस बातें जो भी हैं लॉ से रिलेटेड वो सब यूट्यूब पे बातें होंगी, और जो भी थोड़ा बहुत मनोरंजन है जो कि हर व्यक्ति को चाहिए होता है ताकि खुश रहे जीवन में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे एलएलबी वाला चैनल पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। कंटेंट आप देखिएगा, अभी रिसेंट में ये मीम डालना स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कुछ आपको कंटेंट में कमी लगती है तो आप इंस्टा डीएम में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसको जरूर से जरूर कंसिडर करूंगा। बाकी आई होप आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बीएनएसएस के। बाकी टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।